राम राम, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक में। तो मैंने आपको पहले पार्ट में जो हमारा चैप्टर था ईंट मनके तथा अस्थियाँ, इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, सर्दी होने के कारण कुछ गला ख़राब है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि आसानी से समझा सकूँ। देखो, मैंने आपको समझाया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु जो नदी है उसके समीप बसी थी, और यह 3 देशों में फैली हुई सभ्यता थी। 1 मिनट, ठीक है। तो 3 देशों में फैली हुई सभ्यता थी। तो हमने सबसे पहले बात की थी भारत की। सबसे पहले किसकी बात की थी? सबसे पहले बात की थी हमने भारत की। सबसे पहले हमने भारत की बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी पाकिस्तान की। फिर उसके बाद हमने बात की थी, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली है, तो हम जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उसको, ठीक है। इस पर ध्यान देना। भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। जिस भी भाई या बहन ने पहली क्लास नहीं पढ़ी है वो इससे भी काम चला सकता है, ठीक है। क्योंकि वो पहले जो पढ़ाया था मैं दोबारा इस क्लास में भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो कहाँ पर विस्तृत थी? सिंधु नदी पे, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। इन तीनों देशों में जो सभ्यता थी वो फैली हुई थी। तो हमने इतना ही पढ़ा था। अब इस सभ्यता में क्या बताया गया है? इस सभ्यता में बेसिकली नगरीकरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? नगरीकरण के बारे में बताया गया है। नगरीकरण, यह सभ्यता नगरीकरण को स्पष्ट करती है। नगरीकरण को स्पष्ट करती है। नगरीकरण का मतलब है जिस प्रकार के नगर वर्तमान में मौजूद हैं, मतलब 90 डिग्री की सड़कें, और प्रत्येक जो सड़क है उसके किनारे पर नालियों के अवशेष होना। तो ये उस समय के जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिली, ठीक है। अब हम चैप्टर को पुनः दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में मैंने समझा दिया है, और जिस भाई ने पहले पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके पहले पार्ट में सही तरीके से उसको अध्ययन करें, ठीक है। इस पार्ट में जो मैंने कुछ मोटी मोटी जानकारी बताई है जो मैं पहले पार्ट में भी बता चुका हूँ। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा चैप्टर आता है, हमारा जो पेज है वो सेकंड पेज आता है। तो हम सेकंड पेज पे चलते हैं। तो हम बात करते हैं आरंभ। आपको दिख रहा होगा, हम बात करेंगे आरंभ की। तो ये आरंभ क्या? आरंभ का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन का जो प्रारंभ हुआ था वो कैसे हुआ था उसको हम स्पष्ट करेंगे। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। यानी कि ये जो हड़प्पा संस्कृति है, देखो विकसित का मतलब ये है कि पहले यहाँ पर कोई घर मकान वगैरह नहीं थे, लेकिन यहाँ पर घर मकान कुछ इस प्रकार के दिखाई देने लगे। इसका मतलब ये है कि एक घर दूसरे घर से सटा हुआ, ठीक उसी प्रकार दूसरी तरफ भी इसी प्रकार के मकान थे, और जो बीच में जगह खाली थी वो सड़क का रूप निभाती थी। यानी प्रत्येक जो सड़क थी वो 90 डिग्री में सीधी समकोण थी। कैसी थी? समकोण थी। ठीक इसी प्रकार से चौराहे बने रहते थे इस साइड और उस साइड, जैसे मकान बने हैं वैसे। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के हमें मकान जैसे दिखाई देते थे। तो जो सड़कें होती थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हुई प्रतीत होती थी, तो वो नगरीकरण को बताते थे। लेकिन उससे पहले भी कई ऐसे लोग थे जो सभ्यता से जानकार, मतलब उनको जानकारी नहीं थी, ठीक है। आपको समझने की कोशिश करना है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ठीक है। तो हमने बात की आरंभ की। तो आरंभ किसका है? हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उनका आरंभ किस प्रकार का था, मतलब वो क्या करते थे। देखो, सबसे पहले मैंने बात की थी कि यहाँ के जो लोग थे
वो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, पत्थरों को भी यूज़ करते थे, और कई ऐसे भी पात्र पाए गए हैं जो धातुओं के भी बने थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मृतभांड। यहाँ से मृतभांड प्राप्त हुए हैं। मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, मृतभांड। मृतभांड प्राप्त हुए हैं यानी मिट्टी के बर्तन। जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। यहाँ से बहुत ज़्यादा कृषि पालन, पशुपालन, शिल्पकारी के साथ ही मिले हैं। शिल्पकारी का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ से जो लोग मूर्तियाँ बनाते थे या फिर बर्तन बनाते थे, बहुत सारे काम होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर किसके आप अगर इस जो प्रारंभ में पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वर्तमान में यानी उस समय के वर्तमान में जो संस्कृति मौजूद थी उससे भी पहले कई ये संस्कृति रही होंगी, उसके भी साक्ष्य देखने को मिले हैं विद्वानों को। ठीक है, तो हम बात करें आरंभ की। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आरंभ में इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई ऐसी संस्कृतियाँ, ठीक है, गौर से, विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। यह संस्कृति अपनी विशिष्ट मृतभांड का मैंने आपको मतलब समझा दिया। मिट्टी के बर्तन, किसके बर्तन? मिट्टी के बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थी। ठीक है, शैली से संबंधित थी जब तथा इनके संदर्भ में कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साथ मिले। शिल्पकारी का मैंने मतलब क्या बताया था आपको? मैंने बताया था जैसे मूर्तियों का निर्माण करने वाले या फिर मोहर बनाने वाले, मनके बनाने वाले। अब आपको एक नया शब्द देखने को मिला जो आपको आगे मिलेगा, मनके। ये मनके क्या होते हैं? मनके होते हैं मोती। मनके क्या होते हैं? मोती। जो वर्तमान में आप महिलाएं देखते हैं या फिर पुरुष भी हैं जो कई माला को पहनते हैं, उनका शौक रखते हैं, तो वो जो मोती डले होते हैं उसे हम क्या करते हैं? मनके। ठीक है, चलो ठीक है। बस्ती आमतौर पर छोटी होती थी, यानी कि विकसित हड़प्पा संस्कृति से पहले जो बस्तियां थी वो कैसी थी? छोटी बस्ती थी। ठीक है, इनके आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत भी मिलते हैं। यानी कि जो प्राचीन हड़प्पा संस्कृति थी, यानी कि जो विकसित हड़प्पा संस्कृति है उससे भी पहले, ठीक है, उससे पहले कैसे थे? तो वहाँ के कुछ जले हुए दाने वगैरह हैं या फिर कण हैं वो भी मिले हैं। ठीक है, तथा कुछ अन्य स्थलों से त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। दोस्तों मैं आपको इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर शब्द लिया गया है आरंभिक हड़प्पा। क्या लिया गया है? माफ़ी चाहूँगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब स्क्रीन का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से सही से मैं इसको दर्शा नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप एक शब्द देखने को मिला, विकसित हड़प्पा संस्कृति एवं आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के बीच क्रम भंग था। क्रम भंग का मतलब क्या है? सुनो, तो एक शब्द आया है आपके आरंभिक हड़प्पा। क्या आया है? आरंभिक हड़प्पा। आरंभिक हड़प्पा का मतलब है जो विकसित हड़प्पा संस्कृति है। विकसित का मतलब जिसमें महल, घर, गलियां, सड़कें मिली हैं, उससे जो पहले जो सभ्यता थी, उससे पहले जो संस्कृति थी उसे हम कहते थे आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। अब वर्तमान में जो विद्वान हैं उनको उस संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं जैसे कि आपका एक घर है जो काफ़ी वर्षों से, आपके पूर्वजों का जो मकान है वो काफ़ी वर्षों से दबा हुआ था। ठीक है, उसके साक्ष्य मिल गए आपको। ठीक है, इसके साक्ष्य मिल गए, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल गए। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इस मकान के नीचे भी एक और मकान था जो इनके पूर्वजों का था। इसका मतलब विकसित हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले, इसके साथ साथ हमें आरंभिक हड़प्पा संस्कृति मिले, जो संस्कृति
विकसित हड़प्पा संस्कृति से भी पहले थी उसके साक्ष्य मिले। यहाँ के जो स्थल थे बड़े पैमाने पर इलाके जो थे जलाए गए थे, और यहाँ पर क्या थे, जो घर थे या बस्तियां थी आमतौर पर छोटी थी। कैसी थी? छोटी थी। तो समझ गए आप ये आरंभ का मतलब क्या है? आरंभ का मतलब ये है कि जो विकसित हड़प्पा संस्कृति थी उससे पहले की जो संस्कृति अर्थात हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए निर्वाह के तरीके पे चलते हैं। अब देखो निर्वाह का मतलब क्या है, हम सब जानते हैं निर्वाह का मतलब क्या है। देखो निर्वाह एक शब्द है जिसका मतलब है जीवन जीना, यानी वहाँ के लोग किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते थे, मतलब किस प्रकार का खाना खाते थे, कैसी फसलें उगाते थे, वह पशु रखते थे या पशुओं का भक्षण करते थे, शिकार करते थे या नहीं करते थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी वो अपना जीवन कैसे जीते थे उसके बारे में हम पता करेंगे। देखो ये निर्वाह है, निर्वाह का मतलब है कि जो उनका जीवन था उसका भरण पोषण कैसे करते थे, भरण पोषण कैसे करते थे, तो उस भरण पोषण के बारे में ही बताया जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि आप जब एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हो इसका मतलब ये है कि आप उस चैप्टर को सरल बना रहे हो और आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी आप आप समझने की कोशिश करोगे आप चुटकियों में समझोगे, और ना केवल समझोगे उसे आप लिख भी सकोगे, बढ़िया तरीके से आंसर दोगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने ये खुद अपने आप पे प्रैक्टिस करके देखा है, या फिर मैंने इसको लिखा भी है। ठीक है, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं हिस्ट्री में पढ़ने में कैसा था या फिर और भी विषय कैसी थी। ठीक है, मैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल थी, मैं इन सभी विषयों की आगे क्लास भी डालूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप इन क्लासों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था आपको निर्वाह के तरीके, अर्थात जीवन का भरण पोषण वे कैसे करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पशुओं का पालन करते थे या फिर शिकार करते थे, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। हम सब मानचित्रों में देख चुके हैं कि विकसित हड़प्पा संस्कृति क्या है। मानचित्र का मतलब हमने पहले भी, मानचित्र का मतलब ये हमें मानचित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हमें विकसित हड़प्पा संस्कृति दिखाई दे रही है। कौन सी दिखाई दे रही है? तो विकसित हड़प्पा संस्कृति का मतलब जो हड़प्पा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी उसके बाद की, यानी कि जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति है इसके बाद की जो संस्कृति थी वो कौन सी थी? विकसित हड़प्पा संस्कृति। तो उसका जो मैप है वो ये दिया गया, ये मैप जो है वो विकसित हड़प्पा संस्कृति है। किसका मैप है ये? विकसित हड़प्पा संस्कृति का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे प्रमुख केंद्र था मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पे स्थित है, और राजस्थान में कालीबंगा, यानी भारत में। ठीक है, ये भारत की जो बाउंड्री है, ये भारत की बाउंड्री है। ठीक है, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, और ऊपर हम यहाँ पर जाने की कोशिश करें, मैप दिया नहीं गया, ये अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है। तो 3 देश हो गए, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान और ये इंडिया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 1500 केंद्र थे। 1500 केंद्र में से सबसे ज़्यादा भारत में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में, फिर उसके बाद कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में लगभग 2 केंद्र हैं। चलो, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की कि जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी वो क्या थी। जो विकसित हड़प्पा संस्कृति की पहले की संस्कृति थी वो क्या थी? आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। अस्तित्व में थी इन संस्कृतियों में कई तत्व ऐसे थे जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों, देखो यहाँ पे ये हाईलाइट करने की मतलब हाईलाइट करने लायक है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों की जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन करते थे। जलीय अनाज के दानों तथा बीजों की खोज हुई। पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। यानी कि जो पुरातत्वविद हैं, यानी वो जो इतिहासकार हैं आज, उस मान लो, या जो
पुरानी वस्तु को खोजने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद। क्या कहते हैं? पुरातत्व, यानी जो पुरानी या सभ्यताओं की वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। ठीक है। इन्होंने आहार संबंधी जानकारी ली कि वहाँ के जो लोग थे किस प्रकार का आहार लेते थे। तो वे कई प्रकार के पेड़ पौधों का सेवन करते थे और जानवर जिनमें मछली भी शामिल है का भी भोजन करते थे। ठीक है, भोजन के रूप में यूज करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इज दैट क्लियर? चलो, देखो क्वेश्चन ये भी है कि जो पुरातत्वविद हैं वो पुरातत्वविद हैं वो आहार संबंधी जानकारी देते हैं। कैसी देती हैं? आहार संबंधी विषयों की जानकारी देते हैं। ये तो पुरातत्वविद देते हैं। ठीक है, इन्होंने बीजों की खोज की, लेकिन इनका अध्ययन कहाँ पे किया गया? पुरावनस्पति करते हैं। इनका अध्ययन कौन करते हैं? पुरावनस्पति, यानी पुरातत्वविद जानकारी देते हैं और इनका अध्ययन कौन करेंगे? पुरावनस्पतिज्ञ। ये जो साइंटिस्ट हैं ये अध्ययन करेंगे और ये खोज करेंगे। ये तो खोज करेंगे, क्या करेंगे? खोज, और ये अध्ययन करेंगे। यानी कि मैं तो आपको पढ़ाऊं और आप अपना आंसर लिखें और मार्क्स लेके आएँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों? तो यही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मेरी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन जो मेरा समझाने का तरीका है वो नहीं गलत हो सकता। दोस्तों, मैं आपको नोट्स भी दे सकता था या नोट्स पे भी समझा सकता था, लेकिन नोट्स एकमात्र आपके जो परसेंट या प्रतिशत लाने का ज़रिया हो सकता है, समझने का ज़रिया नहीं हो सकता। समझना इतना सरल तब होता है जब हम किताबों को पढ़ते हैं। और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो किताब पढ़ रहे हो वो इतनी सिंपल है कि जब भी आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको उतनी ही सरल लगने लगेगी। ठीक है, देखो मैंने जिन केंद्रों के बारे में बताया था तो आप देख सकते हैं कि जो विकसित हड़प्पा संस्कृति के जो केंद्र हैं जो सिंध में, यानी कि सिंध कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान। कहाँ पे है? वर्तमान पाकिस्तान में सिंध में बस्तियाँ मिली हैं कुल तो 106 बस्तियों की कुल संख्या कितनी है? माफी चाहूँगा, बस्तियों की कुल संख्या 106। चौलिस्तान ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सिंध भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो सिंध में जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के केंद्र मिले हैं वो 52 और आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के केंद्र चौलिस्तान में। यानी कि आरंभिक का मतलब ये है कि जो विकसित हड़प्पा संस्कृति से पहले की जो संस्कृति है उसके कितने केंद्र मिले हैं? 52 और चौलिस्तान में मिले हैं 37। ऐसी विकसित हड़प्पा संस्कृति के सिंध में मिले हैं 65 एंड चौलिस्तान में मिले हैं 136। ठीक है, और हम बात करें नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ 43 एंड चौलिस्तान में 132। ठीक है, त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल, इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों ने किसी कारणवश ये त्याग दी, या फिर वहाँ पर भूकंप आया होगा, या नदियों का सूख जाना, या बाढ़, या कोई प्राकृतिक आफत, या कोई बाहरी आक्रमण भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पर ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को आसान बना लगें और समझें। ठीक है, वैसे मैं बता दूं ये आपकी एग्जाम की दृष्टि का नहीं है, ये नहीं आता। आपको जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न होगा, वो आपके पास जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि हड़प्पा संस्कृति के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे। तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ उस चीज़ को, आप ध्यान देना। देखो मैं हड़प्पा संस्कृति सभ्यता, एक मिनट, जो हाईलाइट की चीज़ें हैं मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों से, बीज से पुरातत्व आहार इनका करते थे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, जिसे आप जो एग्जाम में आने लायक जो शब्द हैं या फिर जो बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब देरी ना करते हुए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो, देखो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दालों में गेहूँ, यानी कि ये दिख रहा है गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। और बाजरे के दाने भी मिले हैं, लेकिन बाजरा कहाँ पर मिला है? गुजरात में। कहाँ से मिला है? बाजरे के दाने मिले हैं गुजरात से।
बाजरे के दाने के जो साथ हैं वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कम प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से? चावल के दाने हमें हड़प्पा संस्कृति से कम प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर हम बात करें दोस्तों, यहाँ से जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। जानवरों की हड्डियाँ किस किस जानवर की? देखो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मवेशियाँ यानी कि जिन जानवरों को हम घर पे पालते हैं, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ भी शामिल हैं, ठीक है। पुरा प्राणी वैज्ञानिक अथवा जीव पुरातत्व द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर कैसे थे? पालतू। क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन ये होगा कि पालतू जो जानवर थे वो कौन से हैं? हड़प्पा संस्कृति के पालतू जानवर, तो पालतू कौन से थे? भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर, ठीक है। कौन थे? और सूअर, ठीक है। ये पाले जाने वाले जानवर थे जिनका हड़प्पा संस्कृति के लोग पालन करते थे। उनके दूध, खाल, मांस आदि का प्रयोग भी करते थे, ठीक है। अब जो उनका जो शिकार करते थे उनके बारे में भी कुछ जानकारी दी है। जिनके बारे में वो जंगली प्रजाति जैसे वो उनका शिकार करते थे, बरहा, सूअर, हिरण तथा घड़ियाली गड्ढिया भी शामिल हैं, अम्मी, ठीक है। इनके बारे में जानकारी दी है। हड़प्पा निवासी स्वयं इनके जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आर्कटिक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। देखो आर्कटिक समुदाय कौन होते हैं? आर्कटिक समुदाय की बात करें तो वो वह समुदाय होता है जो शिकार करता है। क्या करता है? शिकार करता है। देखो हम सबसे पहले हमने बात की आर्कटिक समुदाय के बारे में, तो ये आर्कटिक समुदाय है वो क्या है? ऐसा समुदाय जो शिकार करता है। क्या करता है? शिकार करता है। ऐसा समुदाय, ये शिकार मैंने गलत लिखा है क्योंकि इसमें ये वाला सा आता है। ये जो शिकार करने वाला जो समुदाय होता है, ये शिकार करेंगे काफ़ी मात्रा में, फिर लोग इनसे शिकार को खरीदेंगे। किसको खरीदेंगे? शिकार को। फिर गलत हो गया, लोग इनसे खरीदते थे। अर्थात ऐसा समझो कि इन लोगों ने हिरण को मारा और मरे हुए हिरण को लोगों ने खरीदा। आज के समय में लोग मंडियों में जाते हैं खरीदने के लिए मांस को, तो इन लोगों से खरीदते थे। तो ये आर्कटिक समुदाय होते थे। कौन होते थे? आर्कटिक समुदाय के लोग, आर्कटिक समुदाय के लोग, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये भी पेज लगभग ख़त्म हो गया। फिर हम आगे आते हैं इसी पेज पे थोड़ा आगे चलते हैं। अब कृषि प्रौद्योगिकी। देखो हमें किस किस की जानकारी प्राप्त हुई कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। क्या करते थे? कृषि। उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो प्रत्येक जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात की पहले, सबसे पहले किसकी बात की? निर्वाह, कि वे किस प्रकार निर्वाह करते थे, पेड़ पौधों को भी भोजन करते थे। फिर उसके बाद हमने बात की कि वो कौन कौन से पशु जानवरों को पालते थे और कौन का शिकार करते थे, ठीक है। और हमने ये भी बात की कि कौन सा व्यक्ति किसका अध्ययन करता है, पुरातत्वविद जानकारी देता है। और फिर उसके बाद जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसके बारे में भी बताया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कृषि प्रौद्योगिकी की। वहाँ के लोग जो कृषि करते थे तो उनके पास कैसी प्रौद्योगिकी थी? इसका मतलब क्या वे हलों का प्रयोग करते थे या उनके पास कोई यंत्र थे? इसके बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। हमें देखो हड़प्पा संस्कृति से भुने हुए अनाज के दाने भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वहाँ पर कृषि की जाती होगी, ठीक है। जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिले, जैसे पलता है कि वहाँ पे लोग, मान लिया जाए ये खेत जुता हुआ है, हमें इस खेत दिख रहा है, तो ये जुता किस लिए है? यहाँ पर कुछ बोने वाले हैं तभी तो, और बोएंगे हम अपने हाथों से, बीजों का रोपण करेंगे तभी तो वहाँ पर ये भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर मोहरों पर किए गए रेखांकन। मोहरों पर भी जानवरों को दर्शाया गया है, यानी बैल वगैरह का चित्रण किया गया है। मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिस प्रकार की हमें इस मैप में दिख रही हैं मिट्टी की मूर्ति। ये एक बैल की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? एक बैल की मूर्ति है, जो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कृषि में इन बैलों का प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चौलिस्तान में कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। इसे कहते हैं तो पुरातत्व ने कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जोते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। देखो दोस्तों मैं तुम्हें बताऊं, क्वेश्चन ये आएगा आपके लिए, अगर MCQ क्वेश्चन बनेगा तो आपके लिए ये आएगा कि ये आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा
वो ये आएगा कि कहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत, जुते खेत कहाँ से मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा। कहाँ से, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा राजस्थान। और जो कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। ये राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, राजस्थान से साक्ष्य मिले हुए हैं। फिर हम बात करें राजस्थान के, ये फर्स्ट 1 नंबर का प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद हमने बात की कि मिट्टी के हल्का प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं, मिट्टी के हल्के प्रतिरूप, मिट्टी के हरियाणा से बनावली हरियाणा से मिट्टी के, बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं। और फिर हमने बात की चौलिस्तान से कई स्थलों से खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हमें इनके बारे में ध्यान भी होना चाहिए। और कई जो मोहर है उन पर बैलों की आकृति को दर्शाया गया, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसान इनका यूज़ करते होंगे खेती में। और यहाँ पर जो खेत प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो राजस्थान में खेत मिले हैं, वहाँ पर पता चला है कि वहाँ पर जो जुताई की जाती थी वो 90 एक दूसरे को काटती हुई रूप में की जाती थी, ऐसे एक दूसरे को काटती हुई अवस्था में, जिससे पता चलता है कि एक साथ 2 फसलें की जाती होंगी। क्या की जाती होंगी, 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो देखो जुते हुए खेत के साथ मिले, मान लिया जाए ये खेत जुता हुआ है कुछ इस प्रकार का। हरियाणा जो राजस्थान कालीबंगा राजस्थान से जो साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेत के, कुछ इस प्रकार से मिले हुए हैं। यानी कि मैंने थोड़ी टेढ़ी लाइन बनाई हुई है, लेकिन ऐसे नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधी है। इसमें कुछ खेत ऐसे जुते हुए दिखाई दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो फसल है उसमें बीज का रोपण हो रहा है, ठीक है। मान लिया जाए ये फसल है, फिर उसके बाद बीज का रोपण हो रहा है, फिर उसके बाद ये पॉइंट है, यानी कि जो फसल है वो एक साथ 2 फसल की जाती थी। यानी कि जो एक साइड है ये वाली, इसमें अलग फसल होगी, और ये जा रही है इसमें अलग फसल होगी, ठीक है। यानी कि जो डबल साइड है एक साथ 2 कृषि की जाती थी। और आपने देखा होगा कि गांव में जो गेहूं की खेती होती हैं उनमें लोग क्या करते हैं कि उनकी जो क्यारियां बनाते हैं, तो क्यारियों के ऊपर कुछ ना कुछ बो देते हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि जो हम वो जुताई करते थे, जुताई की जो ऊपरी क्यारी होती थी उस पर वो फसलों को बोते थे, ठीक है। तो एक साथ 2 फसल होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जो जुताई होती थी वो हमेशा एक तिरछी अवस्था में, एक दूसरे पर काटती हुई अवस्था में होती थी, ठीक है। कटाई के लिए प्रयुक्त औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हड़प्पा संस्कृति से। यहाँ से लकड़ी के मतलब हथियार प्राप्त हुए हैं, जिनमें पत्थरों को लगाकर सामान्यतः कृषि की जाती होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो आपको ये चैप्टर फास्ट लग रहा होगा, लेकिन ये इतना इजी है कि आप अगर इसको सही तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ये काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। इसी लाइन पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोदुगई, क्या है, सोदुगई अफगानिस्तान में, ये जो था सोदुगई में सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, सोदुगई नामक हड़प्पा स्थलों में नहरों के कुछ साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, और MCQ क्वेश्चन ये आएगा कि नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो नहरों के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, अफगानिस्तान के सोदुगई से। मैंने बताया था अफगानिस्तान में भी सभ्यता फैली हुई है, तो अफगानिस्तान के सोदुगई से भी सभ्यता में नहरों के साक्ष्य मिले हैं। परंतु पंजाब और
परंतु पंजाब और सिंध में ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा गुजरात से मिले, जलाशय का प्रयोग सम्मत कृषि के लिए किया जाता था। धौलावीरा से क्या मिले हैं? जलाशय मिले हैं और उनका प्रयोग कृषि के लिए किया जाता होगा। ठीक है, अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है ये जलाशय क्या है? हमने बात की गुजरात में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। जो धौलावीरा गुजरात है उसमें क्या मिले हैं? जलाशय मिले हैं। ठीक है, और ये आपको दिख रहे हैं, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है? ये जो पिक्चर है, एक मिनट, ये जो पिक्चर है इसमें जो जो दिख रही है ये चक्की है। क्या है? चक्की। वर्तमान में अगर बात करें, इन पर सामान्यतः ये अवतल चक्की होती थी और इन पे क्या करती थी, कुछ जो खाने पीने की चीज़ें होती थी या फिर मसाले होते थे या फिर कुछ वस्तुएं होती थी जिनको पीसा जाता था, उनको पीसने के लिए यूज़ किया जाता था, जो वर्तमान में सामान्यतः गांव में मिल जाता है। लेकिन ये अवतल चक्की है, ये छोटी सी चक्की होती थी। ठीक है, ये इससे पीसा जाता है, पीसने का, और ये पीसने वाली। ठीक है, ये अवतल चक्की होती है जो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये भी एएमसी क्वेश्चन बनाने के लिए भूमिका होती है जिनमें। ठीक है, अध्ययन। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम। देखो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ मोहनजोदाड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो देखो, मैं आपसे बात करूँ, यह एक नियोजित क्षेत्र है। क्या है? नियोजित। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने से पहले आपको बता दूं कि मैंने वो ये जो वीडियो बनाई है, मैं आपको इसका पार्ट 3 इसको जो शहरी नियोजन केंद्र है इसमें सामान्यतः देखो नगरीकरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? नगरीकरण के बारे में बताया गया है। नगरीकरण का मतलब मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो मकान थे वो 90 एक दूसरे के समकोण में बने हुए थे। ठीक है, जिसमें सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे अर्थात चौराहे के रूप में काटती थी। ठीक है, और इनके बगल में मकान बने हुए थे ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के समीप। ठीक है, ये नगरीकरण की विशेषता बताते हैं। नालियाँ बनी हुई थी, तो इसके बारे में यह जानकारी देते हैं। इसमें हम विस्तृत रूप से जानकारी, यहाँ के जो मकान थे वो ईंटों के निर्मित थे। ठीक है, तो हम विस्तृत रूप से जानकारी पार्ट 3 में करेंगे। दोस्तों, मैं अभी इस पार्ट को सेकंड को ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप इस चैप्टर का लगभग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक चैप्टर अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अगले एपिसोड में या अगले पार्ट में हम मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बताऊं, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद,